हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेकर आई हूं फिजिकल ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब फिजिकल ज्योग्राफी जल्दी से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन लगा लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, आप लोग देख लीजिए, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई मुझे लग रहा है कि लूज पड़ गई, आप पढ़ नहीं रहे हैं। कि जब से पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है दिसंबर में, लेकिन एग्ज़ाम होगा ही। ठीक है, और दिसंबर में आपके 2 एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आरओ और पीसीएस। ठीक है, और नवंबर में बीपीएससी भी लगा हुआ है। ठीक है, अभी बस 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सारे करवा चुके हैं ट्राइब्स। ठीक है, पिछले जस्ट लेक्चर में करवाया है ये विश्व की जनजातियाँ। वो लोग अब जाके देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, आज का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी से भौतिक भूगोल से एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है, भौतिक भूगोल से एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं: भू आकृति विज्ञान स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान वायुमंडल, और समुद्र विज्ञान जलमंडल, और जीव भूगोल जीवमंडल। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए ना। उसके बाद हम जस्ट क्वेश्चन कराएंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, अच्छा, आपको 1 मिनट पेन ले लेते हैं, क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर, ठीक है, की मोटाई में व्याप्त पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, आवरण वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो वायुमंडल है वो आप लोगों ने कई बार ये नहीं सोचा होगा कि वो पृथ्वी के चारों तरफ क्यों है। क्यों है? पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त जो गैसीय आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, वो पृथ्वी की आकर्षक शक्ति के कारण यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। क्यों टिका है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ये चारों तरफ पृथ्वी के वायुमंडल टिका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। ठीक है, अन्यथा पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। जैसे चंद्रमा में कोई रह नहीं सकता ना, क्योंकि वहां पे कौन सा है? लिविंग थिंग्स के लिए वायुमंडल नहीं है कि कोई भी वहां पे जीव रह पाए। ठीक है, और पृथ्वी में वो फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये किस कारण संभव है? एटमॉस्फेयर के कारण, वायुमंडल के कारण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होती, नाइट्रोजन नहीं होते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन भी नहीं होता। ठीक है, और भी कई गैस हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, ठीक है, वायु किसे कहते हैं? वायु किसे कहते हैं? तो आपका क्या डेफिनेशन देंगे? क्या आप बोलेंगे? वायु क्या है? गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है। वायु क्या है? गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु इसमें क्या है? 99%, ओनली 99% भाग केवल नाइट्रोजन 70% तथा ऑक्सीजन 21% लगभग रहता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ
कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या वायुमंडल कहा जाता है? आप लोग नोट कर लें, पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की आकर्षण, अब ये कई बार पूछा गया, आंसर बने, क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कैसे संभव है कि जो आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का, वो पृथ्वी के चारों तरफ ही रहता है, ये किसी और प्लैनेट के कक्षा में क्यों स्थापित नहीं हो जाता? क्योंकि यह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों तरफ ही टिका हुआ है। ठीक है, अब चलते अपने क्वेश्चन पे, और कुछ बातें फिर जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन में तो उस तरह से हम आप लोगों को बताते जाएंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी आज स्टार्ट हो गई है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं पीसीएसओ, आरओ, वर्ड का कोई भी एग्जाम, इंडियन एग्जाम में तो आने ही आने हैं सारे, सिविल्स के जो भी एग्जाम है, बीपीएससी, आरएस, उत्तराखंड पीसीएस, आरओ, यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी। ठीक है, सभी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। जैसे डेफिनेशन ही पहले दे दी, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी एथेन एवं ऑक्सीजन। बताइए, आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। आंसर ए। ठीक है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, वायुमंडल के संगठन में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान है। ओनली 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जिसमें और शेष 1% में और गैसें हैं। ठीक है, शेष जो 1% बचता है उसमें और गैसें हैं। वायुमंडल के संगठन में 99%, अब इसका हम बता देते हैं, कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कितना % नाइट्रोजन और कितने % ऑक्सीजन और शेष। ठीक है, एक मिनट। नाइट्रोजन, Na2। ठीक है, कितना है नाइट्रोजन का? 78.08%। ठीक है, 78.08%। ठीक है, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78.08%। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे कौन आएगी? सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, इसका परसेंट कितना होगा? 20.95%। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन लग गया। 95%। ठीक है, ये मोस्टली पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। कितना? 99%। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, वायुमंडल के संगठन में 99%। यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में बाकी सारी बताएंगे गैसें। 99% योगदान कितना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। और बाकी 1% जो बचते हैं उनमें कौन से आएंगे? ऑर्गन। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं वायुमंडल की गैसों का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं संगठन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
ऑर्गन कितना होगा 0.934%, ऑर्गन AR 0.934%, 934%, ठीक है ऑर्गन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पे आएगी नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर ऑर्गन और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है, याद रखिएगा। 4th पोजीशन पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। इसका कितना परसेंटेज होगा, CO2 का कितना होगा 0.042%, ठीक है। परसेंट आपको याद न रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए, पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन O2, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन नियॉन। नियॉन एनी, ठीक है। इसका कितना है नियॉन का 0.0018, 0.0018%, ठीक है। बता दे रहे, कई बार पूछ ले लेकिन पूछता नहीं है, बस ओनली पूछता है असेंडिंग डिसेंडिंग किसका ज़्यादा योगदान है। एंड हीलियम He, हीलियम कितना है 0.0005%, ठीक है, क्योंकि 1% में सभी हैं। एंड देन मीथेन, मीथेन कितनी है, मीथेन CH4 कितना है 0.0002%, ठीक है। ये है, ये सब क्या है, ये कितने में आती हैं, इनका योगदान कितना है ओनली 1%, किसमें वायुमंडल के कंपोजिशन में, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 99% है, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन हीलियम मीथेन इनका ओनली 1% है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वायुमंडल के संगठन में 99% ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, और बाकी शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन आदि गैस हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ठीक है, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम एंड मीथेन, ठीक है, ये है आंसर। क्या होगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है, ठीक है। इधर आपको वायुमंडल के स्तर बता रहे हैं, ठीक है, वायुमंडल के विभिन्न, पृथ्वी से बताना है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। ए पहले क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर आयन मंडल, आयनोस्फियर एंड मध्य मंडल मीजोस्फियर, एंड बी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, एंड सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, एंड डी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, होगा सी, आंसर हो गया सी। एक मिनट,
सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल मीजोस्फियर, देन आयन मंडल आयनोस्फियर, ठीक है, देन आयन मंडल आयनोस्फियर। आंसर सी। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बता देते हैं। तापमान एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम बता दे रहे हैं हम। पहले ट्रोपोस्फियर, जिसे परिवर्तन मंडल और क्षोभ मंडल भी कहते हैं। अभी इसमें मैप लगाए दिखाएंगे। जैसे पहले ट्रोपोस्फियर, इधर देख कहाँ पे है, पहले ट्रोपोस्फियर, ठीक है, पहले ट्रोपोस्फियर, ठीक है, और फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और देन एक्सोस्फियर, ठीक है, ये आएंगे। पहले आएगा जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और देन आयन मंडल, ठीक है। इनको याद करने का आपको हम बता देते ट्रिक, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर आता है नीचे, ठीक है, ट्रोपोस्फियर नीचे आता है। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। एक मिनट, इसको मैप में दिखा देते, एक मिनट। वॉल्यूम आ रही है क्या आपको? थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, बताइएगा। वॉल्यूम आ रही है क्या? कमेंट कीजिएगा, वॉल्यूम आ रही है क्या? ठीक है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये अर्थ है। एक मिनट, पेन ले लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ दिखाया गया है। और अर्थ से पहले आ जाता है ट्रोपोस्फियर, ये आएगा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। 10 किलोमीटर तक, देखो 0 से 10 किलोमीटर तक इसका हाइट भी बताई गई है, कितनी ऊंचाई तक आएगा। 0 से 10 किलोमीटर तक पहले ट्रोपोस्फियर, ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। और इसको ही बोलते हैं परिवर्तन मंडल, इसको ही बोलते हैं परिवर्तन मंडल, क्योंकि सारे परिवर्तन, बादल, वर्षा, थंडरिंग, सारे इसी में होता है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। इसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल को। ये धरातल से 12 किलोमीटर की, मतलब इसमें दिखाएं 0 से 10 लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर। ये है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है मीजोस्फियर, मध्य मंडल, ये मीजोस्फियर, ठीक है। और समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर, इसमें थोड़ा कम दिया गया है, 12 से 50 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। समताप मंडल की ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल का कितना है? धरातल से 12 किलोमीटर है ना, बारह किलोमीटर, ठीक है। एंड मध्य मंडल है, मध्य मंडल, मीजोस्फियर हिंदी में भी लिख देते हैं,
मध्यमंडल, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल के, यहाँ लिख दे रहे हैं मध्यमंडल। इसकी कितनी हाइट होगी, 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है, मध्यमंडल की। और उसके बाद है, ये थर्मोस्फीयर दिया है, उसके बाद है आयन मंडल, यहाँ पे आएगा आयन मंडल। आयनोस्फीयर, ठीक है। आयन मंडल, ठीक है, इसमें आयन मंडल है और जिसकी कितनी हाइट है, 80 से आयन मंडल की, यहाँ सब लिख दे रहे हैं हम। आयन मंडल की कितनी है, 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है। आयन मंडल के बाद आता है बहिर्मंडल मंडल। ये जो एक्सोस्फीयर दिया है ना, ये जो एक्सोस्फीयर दिया है ना, ये है बहिर्मंडल। ये एक्सोस्फीयर है, ठीक है, ये है बहिर्मंडल, ठीक है, एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, ठीक है। इसकी कितनी है, बहिर्मंडल की कितनी है, 640 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है, से ऊपर इसकी है। अब इसको याद करने का हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। ये है, नीचे से ऊपर से लेते हैं, आई एम साइंस टीचर, आई एम साइंस टीचर, आई फॉर आयनो स्पेयर, एम फॉर मीजो स्पेयर, ठीक है, एस फॉर स्ट्रेटोस, ठीक है, और टी फॉर ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इस तरह से हम याद रखना, आई एम साइंस टीचर, नीचे से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। आई एम साइंस टीचर, ठीक है, ऊपर आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ठीक है, हो गया, याद रखना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले समताप मंडल आएगा, सॉरी पहले आएगा ये कहाँ से हमने गलत लिख दिया, क्षोभ मंडल पहले आएगा, ये वो दिखाने के पहले बताया था ना, इसलिए यहाँ आएगा ये, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट के अकॉर्डिंग बता दिए ना, इसमें हाइट है। पहले ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। यहाँ ही लिख देते, नहीं कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा समताप मंडल, ठीक है, वो अभी जस्ट हाइट बता रहे थे तो पहले उसे लिख दिया मैंने, समताप मंडल, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी बताई थी, समताप मंडल की हाइट कितनी बताई थी, 12 से 50 किलोमीटर। अरे गुजर पुजर हो रहा है, बारह से 50 किलोमीटर, ठीक है, और ये धरातल से 12 किलोमीटर है, ठीक
अब याद रखना, ये पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, देन बहिर्मंडल। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका, मैप में बता दिया और ट्रिक भी बता दी। आई एम साइंस टीचर। आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर। ठीक है, एक मिनट, कुछ देख रहे हैं, कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, बच्चे भी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट ये क्वेश्चन आइनोस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है, मैप में काफी बता दिया, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप ये पूरा मैप में लेके बता दिया। अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल की 4 परतें, आयन मंडल, मध्य मंडल, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर एंड क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या है? फर्स्ट बी 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1 एंड डी 3 4 1 2। क्या होगा आंसर बताइए, क्या होगा आंसर बताइए। ऊंचाई के अकॉर्डिंग बताना, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनका क्रम बताना, सही अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो आंसर क्या होगा? ए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की उस क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, आंसर होगा ए। ए पहले आएगा आयन मंडल सबसे हाइट पे, एक्सोस्फीयर, फिर उसके बाद आयन मंडल आता है। एक्सोस्फीयर ना, ठीक है, उसका भी हाइट का पता नहीं है कि कितने तक है। ठीक है, क्योंकि 640 के ऊपर ही बहिर्मंडल के है, 640 के ऊपर उसकी हाइट है। ठीक है, जो भी है कितने किलोमीटर तक ये अभी तक किसी को पता नहीं है, 640 किलोमीटर के ऊपर तक ही बताया गया। ठीक है, तो जो पहले आएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, और फिर आएगा मध्य मंडल हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मध्य मंडल आएगा, उसके थर्ड पे आएगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, और सबसे नीचे कौन सा होता है जो पृथ्वी से लगा हुआ होता है, धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, कौन सा होता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो आंसर हो गया 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले में जितनी थी एक्सप्लेनेशन कर दिया था, ये इसमें इसीलिए लगाया गया था। आइनोस्फीयर पहले, फिर उधर लगा हुआ है, इसमें पूरा नहीं दिखाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद है मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग पहले आइनोस्फीयर आएगा, फिर मीजोस्फीयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, देन ट्रोपोस्फीयर आएगा। ये अर्थ से लगा हुआ कौन सा? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, मैप लगा था। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है। ए ओजोन मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी बहिर्मंडल। कहाँ पे होती है जो मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं वायुमंडल में, वो कौन सी लेयर में होती है? ठीक है, कौन सी लेयर में, मतलब ओजोन की, एटमोस्फियर की कौन से लेयर में होती है? आंसर होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर होगा। ठीक है, इसे परिवर्तन मंडल ही इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं ना मौसम संबंधी, ठीक है, वो सब इसी ट्रोपोस्फीयर में होती है। ठीक है, परिवर्तन मंडल, मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं ना, वर्षा, तुषार, कोहरा, बादल, थंडरिंग, बिजली का चमकना, ये सारी चीजें होती हैं जो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, सारी, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर को। ठीक है, मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित है। ठीक है, ये सारी घटनाएं आदि सम्मिलित किसमें है? क्षोभ मंडल में होती हैं। ऐसे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर 1 किलोमीटर पर, ये बता दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर, यहां से लिखते हैं
धरातल से ऊपर की ओर, ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है, जाने पर, ठीक है, प्रति, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, प्रति 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर, ब्रैकेट में जरूर लिख दे रहे हैं, पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, ठीक है। किसमें, किसमें होता है, क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आगे इसमें बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बस बता देते हैं। ठंडी की उपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची हो जाती है, ठीक है। ठंडी की उपेक्षा ये सब किसमें, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, एक मिनट, प्रति 1000 मीटर, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है, किसमें, ट्रोपोस्फीयर में। कौन सी लेयर में, ट्रोपोस्फीयर लेयर, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर लेयर में। ठीक है, ये धरातल से ऊपर की ओर जाने पर इतने मीटर पे इतने डिग्री तापमान कम होता जाता है, ठीक है। और ठंडी की अपेक्षा गर्मी में एक इम्पोर्टेंट और बात है, अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची हो जाती है, क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची हो जाती है, ठीक है। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता है, ठीक है। और ठंडी की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची हो जाती है, ठीक है, याद रखना है, क्षोभ मंडल में। और मौसम संबंधी गतिविधियां हैं, मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश आदि से जो भी सारी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हो गया सी, आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती। ऑप्शन बी, इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, ठीक है। ऑप्शन सी, यह परत विमान वेदी शास्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, ठीक है। ऑप्शन डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बताइए आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, डी, आंसर क्या होगा, डी। आंसर हो गया डी। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है, ठीक है। यह मंडल परत क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के बीच अवस्थित है, ठीक है। ये तो पता है आपको, ये क्षोभ मंडल एवं मध्य मंडल के बीच अवस्थित है। कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती है, क्योंकि जब यहाँ शुष्क है, यहाँ पे जलवाष्प, वाटर वेपर नहीं होगा, ठीक है, वाटर वेपर नहीं होगा तो बादल वगैरह नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती है, ठीक है।
और व्यावसायिक जेट विमान, फाइटर प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, ठीक है। जेट विमान की बात हो रही है, जेट विमान की बात हो रही है, ना कि एरोप्लेन की बात हो रही है, ठीक है, फाइटर प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इस परत में बादल तथा अनमौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये जेट विमानों के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है, और यह मंडल परत और क्षोभ मंडल तो मध्यमंडल के बीच है, ये पता है आपको। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस परत में बादल तथा अनमौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं, ठीक है। इसलिए व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें बताया गया, ये लगाया मैंने, ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, समताप मंडल, एक्सोस्फियर है, ये समताप मंडल है, ये समान ताप मंडल है, थर्मोस्फियर, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समान ताप है ये थर्मोस्फियर, और एक्सोस्फियर बाह्यमंडल, ठीक है। और ओजोन लेयर है ना, ये देखो ओजोन लेयर, ये कहाँ पे है, ट्रोपोस्फियर के बाद ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। अभी आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो उसमें बताएंगे। और पूछा क्या गया था ना, जेट फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन कौन सी लेयर में, देख लीजिए, ये फाइटर प्लेन है, ये देखो दिखाया गया है, किसमें दिखाया गया है, स्ट्रेटोस्फियर में, किसमें दिखाया गया है, स्ट्रेटोस्फियर में। और ये जो प्लेन है, ये जो एरोप्लेन, ये कहाँ पे है, ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में, ठीक है, जहाँ से बादल के हाइट के और ऊपर, जहाँ से बादल बनते हैं उसके हाइट के जस्ट देखो दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम हो, वेदरिंग डिस्टर्बेंस जो रहती है ना वो कम रहे, इसलिए ये हमेशा ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में उड़ान भरते हैं, कौन से, एरोप्लेन, ठीक है, और फाइटर प्लेन स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, याद रखना। और बाकी सभी दिखाया गया एक्सोस्फियर में, ये सैटेलाइट वगैरह, ये सैटेलाइट, ठीक है, ये रॉकेट, एक्सोस्फियर रॉकेट है, और थर्मोस्फियर सैटेलाइट है, ठीक है। मीजोस्फियर में देखो कॉमेट्स वगैरह का जलना दिखाया गया है, ठीक है। और ये बादल, बरसात और ये मौसमी संबंधी घटनाएं किसमें होती है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर था डी क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 ओजोन परत अवस्थित है, क्वेश्चन बन गया, देखो मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही यही। ओजोन लेयर अवस्थित है, ए क्षोभ मंडल में, बी क्षोभ सीमा में, सी समताप मंडल में, और डी प्रकाश मंडल में। किसमें है, अभी जस्ट बताया था, कमेंट करके बताइए किसमें है। आंसर हो गया सी, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, समताप मंडल में है। दिखा देते हैं, देखो ये जस्ट बताया था, ये ओजोन लेयर है, ये दिखाया है ना ओजोन लेयर, देखो ओजोन लेयर है, ये कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के जब सीमा समाप्त होती है ना, ठीक है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जहाँ सीमा खत्म होती है, तो यहाँ पे एक संक्रमणकालीन बनता है, उसे ट्रोपोपोस बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी डेप्थ में जब पढ़ाते हैं तब बताएंगे, ठीक है। ये ओजोन लेयर है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में। तो ओजोन परत अवस्थित किसमें, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ओजोन स्ट्रेटोस्फियर की सीमा है, ये ओजोन लेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। अच्छा, 1 मिनट एक्सप्लेनेशन कुछ देना था उसमें, क्वेश्चन में ओजोन परत का, ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, अभी बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओजोन परत, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है, समताप मंडल
स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ वहाँ लिखा देते हैं, यहाँ ये ओजोन लेयर है। ठीक है, क्वेश्चन है जहाँ वहाँ बताते हैं ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा है, ओजोन लेयर ओजोन लेयर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग पर 15 से 35 15 से 35 ये 35 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, पर पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा है इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट जाएगा ना, तो आप ही लोग कहेंगे कि मैडम आपने बताया उसमें ये आप नहीं बताया था, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ओजोन लेयर। सूर्य से ओहो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण विकिरण जिसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, रेडिएशन। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण अभिशोषण ठीक है, अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है, कौन सी रेस, कौन सी लेयर, ओजोन लेयर पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ये कौन सी लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और क्या होता है, अगर यह किरणें ओजोन लेयर ना हो तो पराबैंगनी जो किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रेस हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और इनसे होने वाला क्या होता है, इससे त्वचा कैंसर का खतरा, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर अर्थात स्किन कैंसर। ठीक है, ये रहना हमेशा। ओजोन लेयर सप्ताहमंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है, और त्वचा कैंसर जो स्किन कैंसर का खतरा होता है कि अल्ट्रावायलेट रेस आ जाए। ठीक है, इन किरणों से, किन से, अल्ट्रावायलेट रेस से।
यहाँ पे रखते हैं, 1 मिनट। त्वचा कैंसर किससे होता है? ठीक है, पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण से। अरे पेन से हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। यूवी रेस लिख देते हैं सीधे, ठीक है, समझ जाओगे आप। यूवी, ठीक है, इनसे क्या होता है? त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर का खतरा होता है, ठीक है। बता दिया, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, आंसर है इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, सबका इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, ठीक है, कौन सा होगा? रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आंसर हो गया डी, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आंसर हो गया डी, आयनोस्फीयर, ठीक है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल, आयनोस्फीयर से होता है, ठीक है। इस मंडल में कॉस्मिक रेस का परिलक्षण उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, अरोरा बोrealis, ये आगे बताएंगे, बोrealis, एंड दक्षिण ध्रुव प्रकाश में अरोरा ऑस्ट्रेलिस के दर्शन होते हैं, ठीक है। बाकी इसको आगे एक क्वेश्चन बना हुआ है उसमें बताएंगे, ठीक है। ओनली आप ये देखेंगे कि इसका आंसर होगा डी, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होगा? कौन सा लेयर है? वो है आयनोस्फीयर, ठीक है, ठीक है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयनोस्फीयर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये पता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार वायरलेस, ठीक है, बेतार संचार वायरलेस पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी महर मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, महर मंडल एक्सोस्फीयर। बताइए किसके द्वारा? आंसर होगा सी, आयन मंडल, सी आयन मंडल, ठीक है। जैसे अभी मैप में दिखाया था, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, ठीक है। आयन मंडल में क्या है? विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं, ठीक है। बेतार वायरलेस जो चीजें होती हैं, जैसे सेल फोन होता है, सैटेलाइट होती हैं, टीवी हैं, ठीक है, और जीपीएस सिस्टम है, इनके जो वायरलेस सिस्टम जो चल रहे हैं ना, वो किस कारण से संभव हो पाते हैं? आयन मंडल लेयर है जो, उसमें आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देते हैं, इस प्रकार क्या वायरलेस सिस्टम संभव बन पाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी लेयर उत्तरदायी है? आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? अब जब ये बताया था ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ध्रुवीय प्रकाश पर, ठीक है, ध्रुव ज्योति पर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? कौन सी परत रिस्पॉन्सिबल है? ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, बी ताप मंडल थर्मोस्फीयर, सी आयन मंडल आयनोस्फीयर एंड डी महर मंडल एक्सोस्फीयर। बताइए कौन सी लेयर जिम्मेदार है?
आंसर हो गया सी आयन मंडल, सी आयन मंडल। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा आंसर हो गया, सी आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश जिसे अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश जिसे अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख के बताएं क्या? एक मिनट बता दे रहे। दो होते हैं उत्तरी ध्रुवी प्रकाश, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश, इसे क्या बोलते हैं? अरोरा बोरेलिस, AURRO, ये स्पेलिंग लिख लो आप जरूर। अरोरा कई बार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। अरोरा बोरेलिस। ठीक है, ये होता है। एक होता है दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश, ध्रुवी प्रकाश। एक होता है दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश, उसे बोलता है अरोरा, उसे क्या बोला जाता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश अरोरा बोरेलिस, दक्षिण ध्रुवी प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ये हम बता दे रहे हैं होता क्या है, ये भी आपको समझ लो अच्छी तरह से। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश जिसे अरोरा बोरेलिस या उत्तरी रोशनी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश को, ठीक है, उत्तरी रोशनी भी कहा जाता है। यह ठीक है, यह एक भौतिक घटना है। यहाँ पे लिख आप बता रहे हैं, यह उत्तरी ध्रुवी ज्योति, ठीक है, यह एक भौतिक घटना है। यह तब होती है जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वहां पर मौजूद गैसों से टकराते हैं। इन टकरावों से जो ऊर्जा निकलती है और प्रकाश पैदा होता है उसे उत्तरी रोशनी, ठीक है, उत्तरी रोशनी में ना अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो दो हैं घटनाएं जो होती हैं आयनमंडल में, आयनमंडल में। ठीक है, आराम आराम से इसलिए समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पहली टाइम ही पढ़ा होगा तो उसे समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो पढ़ने का क्या है, क्या रटने से क्या क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? तो रटने से क्वेश्चन नहीं बनने वाले बच्चे। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है, इसे उत्तरी ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, इसे उत्तरी रोशनी भी कहा जाता है। ठीक है, अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय प्रकाश होता है जो ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक बार और समझ लो, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश में बता दे रहे हैं। ठीक है, यह जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वहां पर मौजूद गैसों से टकराते हैं। इन टकराव से जो ऊर्जा निकलती है और जो प्रकाश पैदा होता है, ठीक है, जो प्रकाश पैदा होता है उसे उत्तरी रोशनी कहते हैं। और यह घटना कहाँ पर देखी जा सकती है? अलास्का, उत्तरी ध्रुवों पर, क्योंकि उत्तरी ध्रुव भी है तो ये ध्रुवों पर, दक्षिण ध्रुव भी दक्षिण ध्रुव पर। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन,
नॉर्वे एंड और स्वीडन, ठीक है, जैसे देशों में देखी जा सकती हैं। कौन सी? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, अरोरा बोरेलिस, ठीक है, ये घटनाएं जो उसमें देखी जाती है। और ये किससे होती है? ये सूर्य से आने वाले आवेशित कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो वह वहाँ की गैसों में जो मौजूद गैस होती है वायुमंडल में उससे टकराते हैं। जब उनसे टकराते हैं तो उनमें से ऊर्जा निकलती है और एक दिव्य प्रकाश पैदा होता है, ठीक है। उनको ही क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में से अरोरा बोरेलिस तथा दक्षिण ध्रुव में से अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव में इसमें क्या है? सेम सिस्टम इसमें होता है, तो ये दक्षिण ध्रुव में, तो इससे क्या होता है? दक्षिण ध्रुव में से क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के आधार पर अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, ठीक है। वायुमंडल के स्तर बताया गया है और कौन से जो लक्षण हैं जो उनमें पाए जाते हैं उनमें वह सुमेल होते हैं, ठीक है, उनमें सुमेल में सही है। कौन कौन से हैं जो सुमेलित होंगे? तो पहले देख लेते, फर्स्ट क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, सेकंड होगा समताप मंडल, ओजोन परत, और थर्ड होगा आयन मंडल, पृथ्वी की सतह को परावर्तित रेडियो तरंगे, और फोर्थ होगा मध्यमंडल ध्रुव ज्योति, ठीक है। अभी जस्ट बताया था, आपको पता होगा ध्रुव ज्योति है, उत्तरी ध्रुव प्रकाश जिसे बोलते हैं, उत्तरी रोशनी भी बोलते हैं, ठीक है, उसे ही ध्रुव ज्योति भी बोलते हैं, ठीक है। ये घटना किस में होती है? मध्यमंडल में, बताइएगा। कूट अब इसमें आपको बताना A 1 2 3 तथा 4, B 1 2 तथा 4, C 1 2 तथा 3 एंड D 2 एंड 3। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती है, बिल्कुल सही। समताप मंडल ओजोन परत लेयर है, बिल्कुल सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह परावर्तित रेडियो तरंगे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 तथा 3rd, 1 2 एंड 3। लेकिन मध्यमंडल में ध्रुव ज्योति नहीं है, ये जस्ट अभी ही बताया हमने। कहाँ पे? आयनोस्फीयर आयन मंडल में, ठीक है, आयनोस्फीयर आयन मंडल। देखो अभी अब जस्ट बता दे रहे, बैक पे जाते 1 मिनट। देखो ये बताया ना, जस्ट आयन मंडल में है, ठीक है, जस्ट अभी बताया है कि आयन मंडल में है ध्रुव ज्योति, ठीक है। तो ये मध्यमंडल में ना होकर आयन मंडल में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3 सी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ओजोन परत जो होती समताप मंडल में है, ठीक है, जबकि आयन मंडल में से पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तित होता है, बिल्कुल, पर ध्रुव ज्योति का संबंध आयन मंडल से है, ठीक है, मध्यमंडल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार रिपीट हुआ नहीं पता है, हमेशा अल्टरनेट तो आ ही जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक इजी क्वेश्चन मान सकते हैं और जो डेज हैं, दिवस है, वो जरूर याद करना है, ठीक है। बहुत, ये तो फैक्ट भी याद करने, फैक्चुअल सारी क्वेश्चन याद करने हैं, कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी अब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और पीसीएस है ना, आईएएस मतलब यूपीएससी, यूपीपीएससी मतलब यूपीएससी बोलते बड़ा भाई और यूपीपीएससी छोटा भाई, ठीक है, उसकी नक्शे कदम पे चल रहा है, ठीक है। तो जितना है कॉन्सेप्ट क्लियर है होना चाहिए, तो फैक्ट भी रटना पड़ेगा आपको। किसमें? यूपीएससी में, नहीं यूपीपीएससी में, ठीक है, आपको फैक्ट भी रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? ए 16 सितंबर, बी 5 जून, सी 23 मार्च, डी 21 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आप लोगों को रटा होगा, है ना, कमेंट करिएगा, याद था कि नहीं। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। अतः वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, 16 सितंबर। इसलिए ओजोन परत संरक्षण इसी दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को।
और ये घोषणा किसने की थी? पहले सबसे पहले 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षित देश बनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। और 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मनाना स्टार्ट हुआ। अभी लेकिन आगे बताएंगे, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं बता रहे, क्वेश्चन इसमें एक और बना हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर, इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन छिद्र का कारण है। ओजोन छिद्र, ओजोन में जो छिद्र हो गया है, होल हो गया है, ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है? ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, कौन सी गैस उत्तरदायी है? सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डी मीथेन CH4। कौन सा है बताओ? आंसर हो जाएगा, आंसर वेरी क्लियर आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छेद, ओजोन में जो होल होने का रिस्पॉन्सिबल जो गैस होगी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आंसर हो जाएगा सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना है। मानव निर्मित गैस व द्रवीय पदार्थ है जो ये कहाँ से होता है? जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज तथा वातानुकूलित एयर कंडीशन यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा? CFC, ठीक है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों की ओर दिखाई देता है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे दिखाई देता है? ध्रुवों पर, क्योंकि अंटार्कटिका जो मुख्य ध्रुव हुआ था ना, वो ध्रुवों पर हुआ था ना। और क्यों होता है? क्योंकि ओजोन का क्षरण, क्योंकि ध्रुवों पर ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, ठीक है। क्योंकि ओजोन किससे बनती है? O3, ऑक्सीजन के 3 अणु। तो मोस्टली जहाँ ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो वहाँ पे ओजोन का निर्माण भी धीमी गति से होगा, ठीक है। ओजोन का निर्माण भी धीमी गति से होगा, ठीक है। ओजोन के छिद्र के लिए कारण कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये है, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग, बी सी अम्ल वर्षा, डी फोटोकेमिकल स्मॉग। इसके लिए बताओ, कमेंट कीजिए। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को रोकना, ठीक है। आंसर हो गया ए, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया था? यहाँ पे बता दे रहे 1987 में, इसी दिन 16 सितंबर अभी बताया था जस्ट, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1987, 16 सितंबर। सोलह सितंबर 1987 में। एक मिनट को कहाँ लिखते, एक हाईलाइटर तो लिए जा रहे हैं। 1987 में 16 सितंबर को, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक मिनट, सही से लिख देते हैं, लोग समझ में आ जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है।
पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और ये मोंट्री प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन रिफ्लेक्शन से, ओजोन परक्षरण से, ठीक है, संबंधित है मोंट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इतना ही एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ओजोन प्रदूषण, पोल्यूशन, ये ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में, यहाँ क्षोभ मंडल कई बार ट्रोपोस्फीयर ही लिखा आता है, दोनों पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, कौन सी गैस है इसमें नहीं अंडरलाइन कर लेते हैं, नहीं होता। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नित्र ऑक्साइड NO एंड ऑप्शन डी जलवाष्प। ऑप्शन डी जलवाष्प। बताइए, आंसर करके बताइए कि कौन से जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, ओजोन प्रदूषण नहीं होता जिससे। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? 1 मिनट यार, पेन फंस गया अदर। एक मिनट, बताइए कौन सा? आंसर हो गया बी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो गया बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सा? निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी जिसके द्वारा क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कई बार क्षोभ मंडल में अगर ओजोन की लेयर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? ओजोन प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण के सेकंड पॉल्यूटेंट, मतलब दूसरे प्रदूषण के कैटेगरीज में आता है। ठीक है, कौन सा? क्योंकि हमेशा ओजोन परत कहाँ पे होती है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल, अगर ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है तो वो प्रदूषण का काम करती है। ठीक है, कोई भी मात्रा अगर अपने लिमिट्स को क्रॉस करके हो रही तो वो प्रदूषण है। ठीक है, कोई भी मात्रा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी है। ठीक है, एसेंशियल है, तब तो वो ठीक है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो रही है तो वो पॉल्यूटेंट बन जाएगा। ठीक है, वो प्रदूषण का कारण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का कार्य कर रही है, क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, इसे जितनी लिमिट होती है ना उतने तक होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो प्रदूषण का काम करेगा। और अगर ये ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में अगर ओजोन लेयर पाई जाएगी तो वो प्रदूषण का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। और भी फर्स्ट पॉल्यूटेंट किसे जब पढ़ाएंगे ना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तब बताएंगे। ठीक है, काफ़ी डेप्थ में वो पढ़ाएंगे ना चैप्टर, तब बताएंगे। अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया क्या है इसका रीज़न। पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, NO है, जलवाष्प है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे कर्सर भी नहीं दिख रहा हमें। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस हैं। उत्तरदायी अभी क्यों ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में नहीं बता रहे हैं ना, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे ना जब एनवायरमेंट इकोलॉजी, तब आप लोगों को इसमें बताएंगे। ठीक है, इसलिए नहीं बता रहे। उत्तरदायी
ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO की बात करिए, NO2 की बात नहीं करिए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन में क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है उत्तरदायी गैसें हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं सुमेलित नहीं है, एक है इसमें सुमेलित नहीं होगा, बाकी 3 सुमेल होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, आंसर हो गया बी, आम्ल वर्षा, ठीक है। सुमेल देख लेते हैं। ओजोन के डिप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदारी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रॉकेट ईंधन में कौन सा ईंधन यूज किया जाता है, कौन सा ऑयल, केरोसिन ऑयल, अभी तक बताया जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के कारणों में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड नहीं होता, ठीक है। कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्रॉस लगते रहेंगे, सही आंसर बताएंगे। अम्ल वर्षा के कारणों में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड नहीं शामिल इसमें, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसमें शामिल नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, बट नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड इसमें शामिल नहीं है। और रॉकेट ईंधन उच्च संशोधित, जो रॉकेट ईंधन होते हैं इसमें उच्च संशोधित केरोसिन तेल का यूज होता है, ठीक है, उच्च संशोधित केरोसिन तेल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस का, तो वाटर वेपर होगा, ठीक है, वाटर वेपर होगा। और सेकंड अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वाटर वेपर के बाद, जल वाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जल वाष्प है, वाटर वेपर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बात सही है, ठीक है। ओनली ये नहीं था अम्ल वर्षा, आंसर बी, ठीक। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। और बताइएगा आपको कि क्लास कैसे लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो गई है और फिजिकल ज्योग्राफी करवा देंगे, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वो सारे करवा देंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा बच्चों क्लास कैसी लगी, कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को जोड़िए, शेयर कीजिए जिसमें और बच्चे इससे जुड़ सकें, ठीक है बच्चे। और पढ़ते रहिए बिल्कुल, ठीक है, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है।
इफ़ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। ठीक है, अगर आपने समय बर्बाद किया, समय आपको बर्बाद कर देगा, याद रखना। ठीक है, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ चीज़ वापस आ सकती है लेकिन समय नहीं आ सकता। ठीक है, समय कभी लौट के नहीं आता है, उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए आज अगर आपको टाइम मिला है, जिसको भी टाइम मिला है, तो पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए। ठीक है, कुछ बन के दिखाइए। ठीक है, आज समय है, बन जाएंगे, लेकिन अगर टाइम निकल गया ना तो वो वापस नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।